हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर दिशा अकेडमी में आपको स्वागत करता हूं। और आज से एक नया मॉडल पेपर लेके आया हूं जो अभी आज हुआ है, उसको सॉल्व लेके आया हूं। जो आज का पेपर है, पेपर नंबर 304 है, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, पेपर का टाइटल है। ठीक है। और यह भी 45 मार्क्स का है। टाइम 2 आवर्स और डेट 26। और आज के दिन ही हुआ है पेपर है। टाइम 2:30 बजे से 4:30 बजे तक है। ठीक है। और चलिए फिर हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं क्या है प्रश्नों में। पहला प्रश्न हमारा है कि समावेशी शिक्षा को निम्न में से कौन सा शब्द परिभाषित करता है। क्या करते हैं? समावेशी शिक्षा में निम्न में से कौन सा परिभाषित करता है? जो इसका जवाब है वह क्या है? डी है। डी विल बी करेक्ट आंसर। इसमें इक्विटी भी होता है, एक्सेस भी होता है, पार्टिसिपेशन भी होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, मुख्य धारा के स्कूल में दिव्यांग बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। स्कूल बच्चों को समायोजित करने के लिए अपने प्रणाली सिस्टम में कोई बदलाव नहीं करता। यह दर्शन शास्त्र को के रूप में यहाँ भरना है, क्या भरा के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो यह पृथककरण नहीं होगा, समावेशन नहीं होगा। ठीक है। एकात्मीकरण नहीं होगा, यह आंशिक समावेशन है। ठीक है। जहां पर इस समावेशन तो हम कर रहे हैं, लेकिन बट उनके अनुसार हम जिन बच्चों को हम समावेशन कर रहे हैं उनकी आवश्यकताओं को मतलब कोई फुलफिल नहीं कर, उनके अनुसार कोई चेंजेबल नहीं कर रहे हैं। ठीक है। वह होता है आपका पार्शियल इंक्लूसिव, आंशिक समावेशन। ठीक है। तीसरा है एल आर ई का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है। एल आर ई का पूर्ण रूप क्या होता है? पहले हम देखते हैं एल आर ई होता क्या है। जो एल आर ई होता है ना, यह एक प्रकार से बैरियर फ्री एनवायरनमेंट को शो करता है। ठीक है। क्या करता है? बैरियर फ्री एनवायरनमेंट शो करता है। लेकिन सपोज एक स्कूल है, वहां पर तो कदम कदम पे क्या है? बैरियर है, समस्या है, जो डिसेबल व्यक्ति से लड़ता है। लेकिन जो और हम कहते हैं कि बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, तो एक बच्चों के अनुसार हमको बैरियर फ्री एनवायरनमेंट कर दें, ये बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आया था एल आर ई। ठीक है। एल आर ई, तो इसका मतलब होता है लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट। मतलब बाधा तो है लेकिन बाधा कम हो गई, मतलब थोड़ा बहुत बाधा रह गया, मतलब कम हो गया बाधा, उसी को बोलते हैं। मतलब बाधा कम रहित वातावरण होता है, बाधा है लेकिन बहुत कम। ठीक है। तो जो तीसरे का है जवाब क्या है? बी है, लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट। चौथा प्रश्न देखते हैं, कक्षा प्रबंधन तकनीकी जिसमें केवल छात्र दूसरे छात्रों को अध्ययन प्रक्रिया में सहायता करते उसे कहते हैं। यह क्या करते हैं? छात्र से दूसरे छात्रों के हेल्प करते हैं, पर उनकी सहायता करते हैं। ठीक है। इस प्रश्न जो उत्तर है वह आपका क्या होता है कि ए है, सी, साथी प्रशिक्षण। ठीक है। साथ में उनके मतलब जो बैठ के पढ़ते लिखते हैं, और ये समूह चर्चा या फिर ऑनलाइन, ये सब नहीं, सिर्फ क्या चौथे का सी होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन लेते हैं, किसी कौशल को सिखाने अथवा समीक्षा करने के लिए बड़े छात्रों के साथ छोटे छात्रों को जोड़ी बनाई जाती है। इस रणनीति को के नाम से जाना जाता है। जो ये रणनीति होती है यह हम उम्र भी नहीं होता है, कम उम्र भी नहीं होगा, समकक्ष, क्योंकि यहाँ पर छोटे बड़े का। ठीक है। तो जो होता है डी, डी क्या होगा? सही है। डी जो होता है कि ऐसे ऐसे कर जो हम ग्रुप बनाते हैं इसमें छोटे बड़े भी शामिल होते हैं। ठीक है। तो इसका जो पांचवें का आंसर होगा क्या है? डी। छठा हमारा प्रश्न है, किसी कार्य टास्क को पूरा करने के लिए छात्र समूह में कार्य करते हैं। इस रणनीति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ठीक है। इस रणनीति को क्या कहा जाता है? समूह अध्ययन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समूह अध्ययन कहा जाता है। ये सब जो है और ऑप्शन है क्या है? ये सब सहयोगी अध्ययन, ये सब मतलब कोई नहीं है, समूह अध्ययन कहा जाता है पांचवें का। ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिद्धांत यूडीएल पर का नहीं है? यूडीएल का नहीं है। इसमें चार ऑप्शन, चारों में से एक ऐसा जो यूडीएल से रिलेटेड सिद्धांत नहीं है। तो ए भी है, बेस रखने का, प्रस्तुतिकरण का, अभिव्यक्त करने का। ठीक है। तीनों है, क्योंकि जो सिद्धांत है उसमें आप अगर देखे होंगे तो वहां पर है, लेकिन वहां पर एक चीज है जो नहीं देखने मिलता है, वह है कि आपका सभी छात्रों से निपटने का एकमात्र साधन है, यह यहाँ पर नहीं है। ठीक है। एंगेजमेंट है, रिप्रेजेंटेशन है, यह एक्सप्रेशन है, लेकिन ये जो सी है यह नहीं है। तो सी क्या हमारा होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है। आठवां, निम्न में विकल्पों में कौन सा एक विशिष्ट अध्ययन और क्षमता का उदाहरण है?
ठीक है। क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी पूछ रहा है, विशिष्ट अध्ययन अक्षमता, तो एचडीएचडी हो नहीं सकता, मानसिक मंथन हो नहीं सकता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो इसको हम बोलते हैं एएसडी, ठीक है, ये हो नहीं सकता। तो जो हमारा आठवां क्या हो जाएगा, ए। डिसलेक्सिया होता है जो लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड होता है, ठीक है। अभी तक हम 8वां प्रश्न क्वेश्चन सॉल्व किया, हम आगे बढ़ते हैं। 9वां और 10वां देखते हैं, ठीक है। 9वां है, जहां दिव्यांग छात्रों को विशेष शिक्षा सेवाएं प्रदान की जाती है उस कक्ष को कहा जाता है। तो यहाँ पर उपचारात्मक नहीं कहा जाए, कला कक्ष, समाज सेवा नहीं, यहाँ संसाधन कक्ष जिसको बोलते हैं रिसोर्स रूम। उपचारात्मक होता है कि मतलब कुछ बच्चे इस पर गेस करेंगे, लेकिन उपचारात्मक जो डायग्नोस्टिक कक्ष होते हैं वहां पर बच्चों की कमियों को करते हैं, लेकिन यहाँ पर विशेष बच्चों को विशेष सेवाएं हैं, ठीक है। तो संसाधन होता है उनके लिए, जहाँ दिव्यांग छात्रों के विशेष शिक्षा सेवाएं प्रदान की जाती हो, उसको हम क्या करते हैं, उनके लिए संसाधन कक्ष होता है, ठीक है। जो इसकी जैसी आवश्यकता उसके ऐसा अनुसार वहां पर आपके सहयोगिता रखने के लिए वहां पर हर चीज है, ठीक है। तो डी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 10वां देखते हैं, शिक्षा क्षेत्र में साझेदारी निम्न विकल्पों में किसके बीच सेतु बनाती है। शिक्षा क्षेत्र में साझेदारी जो होता है, शिक्षा क्षेत्र में, ध्यान रखिए इस प्रश्न पूछा है, तो शिक्षा जो क्षेत्र है इसमें शिक्षक भी है, माता पिता भी होते हैं, स्कूल भी होता है, हमारा समुदाय भी होता है। तो जो डी है, डी इसका इन सब बीच में क्या करता है, साझेदारी बनाता है, ठीक है, डी। आगे बढ़ते हैं, सही गलत तरफ चलते हैं दूसरे सेक्शन में। यहां पर है समावेशी शिक्षा विविध शिक्षार्थियों के लिए समान अवसर प्रदान करता है, बात बराबर है, यहाँ पर एक टी हो गया। दूसरा है कि हमारा प्रश्न, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक को सुनिश्चित करने के लिए एसएसए शुरू किया गया था, तो ये भी क्या है, सही है, ये भी क्या है आपका टी है, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान जो था, ठीक है, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन है वो। एंड RMS रामसा का पूर्व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अधिगम है, नहीं भाई ये क्या है, गलत है, यहाँ पे क्या हो गया, एफ हो गया, इसका मतलब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान होता है, ठीक है। और IEDSS को वर्ष 2012 में लागू किया गया था, नहीं, यह क्या हुआ था, ये भी एक प्रकार गलत है, ये भी आपका एफ है, ठीक है, ये 2009 में आया था। CCE शिक्षक मूल्यांकन प्रणाली को संदर्भित करता है, यह भी क्या है, गलत है, यह स्टूडेंट को शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करता है, स्टूडेंट के लिए आया, शिक्षक का मूल्यांकन या जो इसका बेस है वह स्टूडेंट को इवेल्युएट करता है, तो यह भी क्या होगा, फॉल्स होगा। यहाँ पे 2 आपके सही हैं, 3 क्या है आपके गलत है, ठीक है, 2 आपके ट्रू है, 3 आपके फॉल्स हैं। आगे बढ़ते नेक्स्ट सेक्शन तरफ देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। पहला है समावेशी शिक्षा दिव्यांगता के प्रतिमान मॉडल पर आधारित होता है, तो भाई यह जो मॉडल होता है ना, यह सोशल मॉडल होता है, क्या होता है, सोशल होता है, यह CIA सोशल मॉडल पर आधारित होता है, ओके। दूसरा है शिक्षा को अधिक समावेशी बनाने के लिए वर्ष में न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP लागू की गई, तो भाई अभी आपके 2020 वाला आया है, ठीक है, ओके। यहाँ पर आता है हेतु एटियालिटीज का अर्थ जो है पूछा है, सिर्फ अर्थ पूछा है। ये आपका जो है अब नॉर्मल कंडीशन होता है, ठीक है, और डिजीज ऑफ अब नॉर्मल कंडीशन यहाँ होता है ABNOR अब नॉर्मल कंडीशन, डिजीज फॉर नॉर्मल अब नॉर्मल कंडीशन होता है, ठीक है। चौथा, विशिष्ट अंतराल के बाद किए जाने वाले मूल्यांकन को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है भाई समेटिव, ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन। पांचवा है नेत्रहीन व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले स्क्रीन रीडर एप्लीकेशन कहा जाता है, तो ये है आपका जावा, ठीक है, ये रिक्त स्थान रहे। आगे बढ़ते हैं, अब हम प्रश्न देखते हैं। पहला क्या है, पहला है
विशेष, एकीकृत और समावेशी शिक्षा के बीच अंतर। यहाँ पर आप इंक्लूजन लिखना है, सेग्रीगेशन लिखना है, देन इंटीग्रेशन लिखना है, ठीक है। तीनों के अंतर बताना है आपको। और समावेशी स्कूल के लाभ क्या है, समावेशी स्कूल के लाभ को लिखना है कि लाभ क्या होता है। उन्हें हर प्रकार के बच्चे पढ़ सकते हैं, सभी प्रकार के बच्चों को मतलब आगे बढ़ने का आएगा, जिससे उनको भाई पढ़ लिख कर वो अपने समाज में अपनी भूमिका निभा पाएंगे। इस तरह बहुत सारे लाभ है, ठीक है, इस तरह तो डिस्क्राइब कर सकते हो। और तीसरा है श्रवण बाधित एवं हार्ड ऑफ हियरिंग बच्चों के लिए निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का महत्व। तो जो हियरिंग इम्पेयरमेंट और हार्ड ऑफ हियरिंग बच्चे होते हैं, उनके निरंतर मूल्यांकन का महत्व इसलिए होता है कि अगर उनको निरंतर मूल्यांकन करते हैं तो हमें ये पता चलता है उनको जो उनमें कमियां रह जाती हैं उसको हम नोटिस कर सकते हैं, क्या इतना इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है, और हमें किस तरह से लैंग्वेज या फिर अदर जो हमें डेवलपमेंट करना है, जो हम थेरेपी को दे रहे हैं या जो हमारे पास है, तो वो इस चीज को मूल्यांकन कर उनको ज्यादा फायदा होता है, ठीक है, तो डिस्क्राइब कर सकते हैं। सहकारी शिक्षा की विशेषताएं क्या है, ठीक है। हमारा चौथा है कि कोऑपरेटिव जो लर्निंग होती है, ठीक है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो कोऑपरेटिव लर्निंग विशेषताएं जो होती है कि हाँ भाई सहयोगिता से अगर हम अधिगम करते हैं तो हमें क्या क्या उससे ज्यादा हमें फायदा होता है, किस तरह से हमारा टाइम सेविंग होता है, किस तरह से हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, ये सारी चीजें होती हैं इसमें। यूनिवर्सल डिजाइन की अवधारणा, भाई यूडीएल आपको पता ही है और वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। वो सार्वभौमिक बात करता है कि ऐसा नहीं सिर्फ अब किसी राजस्थान या उत्तर प्रदेश या गुजरात या फिर किसी स्टेट की बात नहीं करता है, वो ओवरऑल यूनिवर्सल डिजाइन की बात करता है, ठीक है, कि जिससे कि सभी प्रकार सभी बच्चों के लिए हो। ऐसा नहीं कर आपका विद्यालय है तो हम सिर्फ एचआई है तो एचआई के लिए, इमारत के लिए हम सारी व्यवस्था कर दे, अदर डिसेबल बच्चे आए तो उस चीज को एक्सेस न कर सके। यूनिवर्सल का यूनिवर्सल मतलब भी होता है सभी प्रकार के बच्चों के लिए सभी तरह के व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जिससे वो उनका आना जाना, उनका शिक्षा जैसा जो चल सके, इस तरह से होता है। जो जिसमें कंफर्टेबल फील होता है उस चीज को अपने को फिट कर सकता है, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हम अगर एचआई कॉलेज हम सिर्फ एचआई जैसा नहीं, अगर यूनिवर्सल डिजाइन की हम बात करते हैं तो सभी को लेकर साथ चलने की बात करता है। सातवां है समावेशी शिक्षा में संसाधन कक्ष के लाभ। जैसे मैंने ऊपर एक क्वेश्चन भी है रिसोर्स रूम का, वही फायदा होता है। तो संसाधन जो हमारा है संसाधन कक्ष होता है, रिसोर्स रूम इसको बोलते हैं समावेशी में, कि सभी प्रकार के बच्चों के लिए सभी प्रकार के वहां पर जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, उनकी जो नीड होती है उसके अनुसार वहां पर रिसोर्स हमारे पास होता है, संसाधन होता है, जिसके जरिए उन बच्चों को हर समस्या का जो होता है निवारण होता है और वो अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं अपने समावेशी कंडीशन में, और समावेशी एजुकेशन को अच्छे से एक्सेस करते हैं, ठीक है, जिससे अच्छा सा परफॉर्मेंस कर सकते हैं सारे बच्चे, अच्छा सा चीज पढ़ लिख सकते हैं। समावेशी शिक्षा में चुनौतियां, तो समावेशी शिक्षा में जो चुनौतियां होती है, चैलेंजेस होते हैं, बहुत से चैलेंजेस है, किसी एटीट्यूड चैलेंजेस है, किसी का मतलब लॉ चैलेंजेस है, ठीक है, और प्रकार से मतलब इस प्रकार देखा जाए फैमिली चैलेंजेस है, किसी पर्सनल व्यवहार चैलेंजेस है, सामाजिक चैलेंजेस है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है। कि अभी कुछ लोगों में कॉन्सेप्ट आता है कि भाई हमारा विद्यालय समावेशी, लेकिन हर बात तो करते हैं, लेकिन जब उनको इस तरह से काम करना आता है तो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आपको चैलेंज लिख सकते हो, समावेशी शिक्षा के लिए कक्षा कैसे तैयार करें। तो ऐसा समावेशी कक्षा ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्लास होना चाहिए ना जिसमें सभी प्रकार के डिसेबल बच्चों का आना जाना, पढ़ना लिखना कोई बाधित ना हो, ऐसा क्लास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्लास बनाओ तो सिर्फ जो बच्चा इक्विपमेंट यूज करता है वो आ जा सकता है, लेकिन जो बच्चा मान लो सपोज ट्राईसाइकिल यूज कर रहा है या फिर व्हील चेयर यूज कर रहा है, वो आपके ऑफिस तक नहीं आ सकता, अपने क्लास नहीं आ जा सकता है। फिर ऐसी चेयर होनी चाहिए जिस पर डिफ्रेंशिएट टाइप के जो हमारे दिव्यांगजन भाई बंधु हैं वो अच्छे से तो बैठ सके, ठीक है। और ऐसा वहाँ पर टीचिंग स्ट्रेटजी रखो, टीचिंग मेथड अपनाओ, ऐसा वहाँ पर केलम या फिर ऐसा संसाधन व्यवस्था करो जिसके माध्यम से आप उनको बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सको। इस तरीके से आप इंक्लूसिव क्लास की व्यवस्था कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपका आज का पेपर इंक्लूसिव एजुकेशन का जो हिंदी वर्जन है, ठीक है। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप दोस्तों को ज़्यादा अपने शेयर करो, लाइक करो।